दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं साझेदारी चैप्टर से एमसीक्यूज़ देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी एमसीक्यूज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ सारे कंपटीशन बेस्ड होते हैं, तो जितने भी लोग अभी इस चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यूपी टीजीटी पीजीटी का जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए अब समय काफ़ी कम है। हो सकता है कि 15 अगस्त से पहले आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाए, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को देखते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम का निर्माण हुआ ए वर्ष 1956, बी वर्ष 1961, सी वर्ष 1932, डी वर्ष 1931। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय साझेदारी अधिनियम का निर्माण हुआ है, तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। वर्ष 1956 है, वो 1961 है, 1932 है, वर्ष 1931 है। तो देखिए भारतीय साझेदारी अधिनियम का जो निर्माण हुआ है वो वर्ष 1932 में हुआ है और धारा 4 के अनुसार हुआ है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि किस धारा के अनुसार हुआ तो धारा 4 के अनुसार हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। साझेदारी अनुबंध हो सकता है ए लिखित, बी मौखिक, सी लिखित या मौखिक, बी गर्भित। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है साझेदारी अनुबंध हो सकता है, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिखित होते हैं या मौखिक होते हैं, या लिखित या मौखिक दोनों होते हैं, या गर्भित होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, लिखित या मौखिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। साझेदारी में सम्मिलित व्यक्ति विभाजित करते हैं ए पूंजी, बी व्यापार के हित, सी स्वामित्व, डी लाभ हानि। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है साझेदारी में सम्मिलित व्यक्ति विभाजित करते हैं, तो साझेदारी में सम्मिलित व्यक्ति जो होते हैं लाभ हानि विभाजित करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, लाभ हानि। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझेदारी हेतु आवश्यक है ए व्यापार का होना, बी अनुबंध का होना, सी स्वामित्व का होना, डी लाभों का होना। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझेदारी हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिए हुए हैं, व्यापार का होना, अनुबंध का होना, स्वामित्व का होना, लाभों का होना। देखिए व्यापार का होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर व्यापार नहीं होगा तो अनुबंध नहीं होंगे, ना स्वामित्व होगा, ना लाभ का विभाजन होगा उनके बीच, ना प्रॉफिट और लॉस होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, व्यापार का होना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कथन 1 किसी भी साझेदार द्वारा अपने अंश का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। कथन 2 समस्त साझेदार संलेख के अभाव में लाभ विभाजन समान रूप से करते हैं। ए कथन 1 सत्य है तथा द्वितीय कथन असत्य है, बी दोनों कथन असत्य है, सी कथन 1 असत्य है तथा कथन 2 सत्य है, डी दोनों कथन सत्य हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कथन 1 में दिया हुआ है किसी भी साझेदार द्वारा अपने अंश का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कथन जो है असत्य है, गलत है। कोई भी साझेदार जो होते हैं वो अपने अंश का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। और कथन 2 में दिया हुआ है समस्त साझेदार संलेख के अभाव में लाभ विभाजन समान रूप से करते हैं, तो कथन 2 जो है सत्य है। यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड जो होता है साइलेंट होता है, वहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुए रहते हैं, तो पार्टनर्स जो होते हैं जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आपस में वो इक्वल रेशियो में करते हैं, ठीक है। तो कथन 2 है वो सत्य है। तो देखिए ऑप्शन में दिए हुए हैं कथन 1 सत्य है तथा द्वितीय कथन असत्य है, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में दिया हुआ दोनों कथन असत्य है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होंगे। सी में दिया हुआ है कथन 1 असत्य है तथा कथन 2 सत्य है, तो ये ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, कथन 1 असत्य है तथा कथन 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। साझेदारी फर्म में सम्मिलित किया जा सकता है ए वयस्क व्यक्ति को, बी वयस्क एवं अवयस्क व्यक्तियों को, सी अवयस्क व्यक्ति को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि साझेदारी फर्म में सम्मिलित किया जा सकता है, यानी पार्टनरशिप फर्म में किसको हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, वयस्क व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति जो वयस्क हों और पूर्ण रूप से विकसित हों, मतलब कि उनका कोई दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ ना हो और मतलब पूरी तरह से वयस्क हो, तो उसको हम लोग साझेदारी फर्म में सम्मिलित कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, साझेदारों के मध्य परस्पर व्यवहार संचालन का लिखित समझौता कहलाता है। ए अनुबंध, बी संलेख, सी पारस्परिक सहमति, डी प्रतिज्ञा पत्र। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, साझेदारों के मध्य परस्पर व्यवहार संचालन का लिखित समझौता, यानी कि एक प्रपत्र होते हैं, उस पर क्या होता है कि सारे डिटेल लिखे होते हैं। आपका बिजनेस का जो है पूरा नाम लिखा रहेगा, आपके बिजनेस में कौन सा प्रोडक्ट है, आप के पार्टनर कौन है, पार्टनर्स का पूरा नाम, पता, एड्रेस वगैरह सभी कुछ रहेंगे उसमें लिखे हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, संलेख। उसको हम लोग क्या कहते हैं, संलेख कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, साझेदारी संलेख समाहित करता है। ए पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य, बी लाभ विभाजन एवं ब्याज की शर्तें, सी साझेदारी लेखा प्रणाली, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, साझेदारी संलेख का संबंध है। ए पूंजी की मात्रा एवं ब्याज की दर से, बी आहरण व ब्याज से, सी वेतन एवं लाभ विभाजन से, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि साझेदारी संलेख का संबंध है, यानी कि पार्टनरशिप डीड का जो संबंध है, रिलेशन है, वो किससे है। तो ऑप्शन में दिए हुए हैं पूंजी की मात्रा एवं ब्याज की दर से। तो संलेख जो बनता है एक प्रपत्र पर लिखा जाता है, तो उस पर क्या होता है कि पूंजी की मात्रा, यानी कि कितने भी पार्टनर हैं और जितने भी पार्टनर हैं उनका जो कैपिटल का जो मात्रा है, यानी कि कितना कितना कैपिटल लगा रहे हैं, वो सभी लिखे होते हैं। और कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो क्या होगी, वो उनके भी डिटेल लिखे होते हैं, आहरण व ब्याज से। तो देखिए ड्राइंग करना है, कितना ड्राइंग कर सकते हैं आप फर्म से, क्या कर सकते हैं, सारे संलेख में लिखे रहेंगे। और उसका जो इंटरेस्ट रहेगा, ब्याज रहेगा, वो कितना रहेगा, ये भी डिटेल में दिया हुआ रहता है। सी में दिया हुआ है वेतन एवं लाभ विभाजन से। तो पार्टनर्स को कितनी सैलरी देनी है, या प्रॉफिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, वो किस रेशियो में करेंगे, ये सारे संलेख में दिए रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लिखित या मौखिक समझौता के अभाव में साझेदारी अधिनियम की कौन सी घटनाएं लागू होती है। ए धारा 4 से 8, बी धारा 12 से 17, सी धारा 25, डी धारा 1B। तो आप लोग याद रखिएगा कि लिखित या मौखिक समझौता के अभाव में साझेदारी अधिनियम की धारा 12 से 17 लागू होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, धारा 12 से 17। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को वेतन मिलेगा। ए बराबर, बी 2,40,000 रुपया, सी लाभों का 90%, डी कोई वेतन अनुमान्य नहीं होगा। तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि साझेदारी संलेख के अभाव में, यानी कि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनते हैं, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होते हैं साझेदारों के बीच में, यानी पार्टनर्स के बीच में, तो उनको कोई भी वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, कोई वेतन अनुमान्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, साझेदारी संलेख जब साझेदारों के मध्य न हो तो लाभ हानि का विभाजन होगा। ए पूंजी के अनुपात में, समान अनुपात में, आहरणों के अनुपात में, त्याग के अनुपात में। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि साझेदारी संलेख जब साझेदारों के मध्य न हो, तो यानी कि यहाँ पे भी है जो पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है, यानी कि उनके बीच में ऐसे कोई एग्रीमेंट नहीं हुए हैं, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बने हैं, तो उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपस में, वो किस रेशियो में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, समान अनुपात में, इक्वल रेशियो में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, साझेदारों ने परस्पर व्यवहारों के निपटारे हेतु कोई समझौता नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज देय होगा। ए 10% की दर से, बी कोई ब्याज देय नहीं होगा, सी 6% की दर से, डी सरकार द्वारा निर्धारित दर से। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साझेदारों के परस्पर व्यवहार के निपटारे हेतु कोई समझौता नहीं हुआ, यानी कि इनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज देय होगा। तो कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट उनको नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा आप लोग कि जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनते हैं, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होते हैं, तो पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, कोई ब्याज देय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, रामलाल ने फर्म को जिसका वह साझेदार है 5,000 उधार दिए, ब्याज देय होगा यदि उनके बीच कोई समझौता ना हो। देखिए यहाँ पे भी क्या है कि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बने हैं, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुए हैं पार्टनर्स के बीच में। लेकिन यहाँ पे एक आप देख लीजिए कि जितने भी पार्टनर्स थे वो पहले क्या किए थे कि 10-10 हज़ार रुपया उन्होंने लगाया था। ठीक है, और उसके बाद जो है रामलाल ने फर्म को 5,000 एक्स्ट्रा उधार दिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने लोन में दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी आपस में कोई समझौता नहीं होता है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनते हैं, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं 6% के दर से, ठीक है, फर्म जो है रामलाल को 6% के दर से ब्याज देगी। तो 5,000 का 6% के दर से अगर आप ब्याज निकालेंगे तो 300 रुपये निकलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, 300।
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, साझेदार फर्म से गुप्त लाभ कमाता है, पता लगने पर व्यवहार होगा। ए, लाभ फर्म को लौटाने होंगे। बी, लाभ सरकार को देगा। सी, लाभ साझेदारों को देगा। डी, स्वयं ही रखेगा। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि साझेदार फर्म से गुप्त लाभ कमाता है, पता लगने पर व्यवहार होगा। मान लिया जाए कि रामलाल और श्यामलाल दो पार्टनर्स हैं और ये लोग व्यापार चलाते हैं। तो रामलाल ने क्या किया कि गुप्त लाभ कमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और श्यामलाल को कोई पता नहीं है इसके बारे में कि वो गुप्त लाभ कमाता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि श्यामलाल को पता चल गया। तो पता चल गया तो उसने क्या बोला कि भैया जितना भी तुम लाभ कमाए हो सब फर्म को लौटा दो, ठीक है, अगर नहीं लौटाओगे तो फिर तुमको व्यापार से हटा देंगे। तो रामलाल ने बोला कि चलो ठीक है यार, अब ले लिए हैं तो कोई बात नहीं, अब फर्म को लौटा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, लाभ फर्म को लौटाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, यदि कोई साझेदार फर्म से प्रति माह मध्य तिथि में आहरण करता है तो ब्याज की गणना की जाएगी। ऑप्शन में दिए हुए हैं 6 माह का, बी 5.5 माह का, सी 6.5 माह का और डी 7.5 माह का। तो आप लोग को याद रखना है कि अगर कोई साझेदार है जो कि फर्म से प्रति माह मध्य तिथि कहने का मतलब हर महीने के 15 तारीख को वो ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 6 महीने का होगा, ठीक है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि कोई साझेदार है जो कि पार्टनर है, वो हर महीने के पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है, तो ब्याज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 6.5 महीने पे किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई साझेदार है, पार्टनर है, जो कि हर महीने के अंतिम तिथि को, ठीक है, यानी कि लास्ट डेट को अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 5.5 माह पर किया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा 6 माह का। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, फर्म के उचित व्यापार संचालन में साझेदार को हुई क्षति की पूर्ति की जाएगी। ए, फर्म द्वारा, बी, साझेदार द्वारा, सी, न्यायालय द्वारा, डी, साझेदार स्वयं वहन करेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्म के उचित व्यापार संचालन में साझेदार को हुई क्षति की पूर्ति की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? अगर मान लिया जाए कि साझेदार हैं जो कि व्यापार को चलाने में भाई अपना सब कुछ योगदान कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, उचित तरीके से कर रहे हैं, तो और उसके बावजूद उनको कोई क्षति हो गई, ठीक है, उनका कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो उनकी क्षति की पूर्ति जो की जाएगी वो किनके द्वारा की जाएगी? ये क्षति की पूर्ति फर्म के द्वारा की जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, फर्म द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के आहरणों पर ब्याज की राशि होगी। ए, 6% वार्षिक दर से, बी 100 प्रति माह, सी पूंजी व आहरण के अनुपात, डी ब्याज नहीं लेगी। तो आपको मैं बता दूं कि साझेदारी संलेख के अभाव यानी कि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है, कोई एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में नहीं हुए हैं, तो आहरण पे यानी कि जो भी पार्टनर्स हैं वो अगर फर्म से कोई ड्राइंग करते हैं उन पे उनको कोई भी ब्याज देना नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ब्याज नहीं लेगी, फर्म ब्याज नहीं लेगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, साझेदारी संलेख के अनुसार साझियों को पूंजी पर ब्याज दे है क्रेडिट किया जाने वाला खाता होगा। ए, साझेदारों का पूंजी खाता, बी लाभानी खाता, सी पुनर्मूल्यांकन खाता, डी समायोजन लाभानी खाता। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, साझेदारी संलेख के अनुसार साझियों को पूंजी पर ब्याज दे है, ठीक है, यानी कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे, तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, साझेदारों का पूंजी खाता, यही क्रेडिट होगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, साझेदारों का पूंजी खाता। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, साझेदारों के आहरण पर ब्याज के संबंध में क्रेडिट किए जाने वाला खाता होगा यदि आहरणों पर ब्याज की संलेख में व्यवस्था हो। ए, साझेदारों का पूंजी खाता, बी लाभ हानि समायोजन खाता, सी लाभ हानि खाता, डी आहरण खाता। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, साझेदारों के आहरण पर ब्याज के संबंध में क्रेडिट किए जाने वाला खाता होगा, ठीक है। क्रेडिट किया जाने वाला जो खाता होगा वो कौन सा होगा? अगर संलेख में ये व्यवस्था हो कि आहरण पर ब्याज की व्यवस्था अगर है तो कौन सा खाता को हम लोग क्रेडिट करेंगे? तो देखिए पार्टनर्स जब ड्राइंग करते हैं फर्म से, तो ड्राइंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जितना उसने 10,000 का ड्राइंग किया तो 10,000 उसने तुरंत लौटा दिया। हो सकता है 2 महीने बाद लौटाएंगे, 3 महीने बाद लौटाएंगे, 6 महीने बाद लौटाएंगे। तो फर्म क्या करती है? उन पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो कि फर्म के लिए इंटरेस्ट जो अमाउंट होता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है।
तो कौन सा अकाउंट जो है क्रिएट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, लाभ हानि खाता। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, स्थिर पूंजी खाता विधि में पूंजी के संबंध में प्रत्येक साझेदार के लिए खोले गए खातों की संख्या होगी ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्थिर पूंजी खाता विधि में पूंजी के संबंध में प्रत्येक साझेदार के लिए खोले गए खातों की संख्या होगी। ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं। तो आपको याद रखना है, स्थिर पूंजी खाता विधि में जितने भी साझेदार होते हैं वे 2 खाते रखते हैं। ठीक है, प्रत्येक साझेदार जो होते हैं वो 2 खाते रखते हैं। पहला खाता जो होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा खाता जो होता है वो करेंट अकाउंट होता है। तो आपको याद रखना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 खाते होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा करेंट अकाउंट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा 2। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में पूंजी के संबंध में खोले गए खाते हैं ए केवल पूंजी खाते, बी केवल चालू खाते, सी पूंजी खाते और चालू खाते, डी समायोजन खाते। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में पूंजी के संबंध में खोले गए खाते हैं। ऑप्शन में दिए हुए हैं केवल पूंजी खाते, केवल चालू खाते, पूंजी खाते, चालू खाते, समायोजन खाते। आपको याद रखना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के तहत जो पूंजी खाते खोले जाते हैं, ठीक है, उसमें केवल एक पूंजी खाता खोला जाता है और वो होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, केवल पूंजी खाते। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, साझेदारों के चालू खाते का उपयोग है ए पूंजी में परिवर्तन का लेखा रखने में, बी पूंजी पर ब्याज वेतन आहरण का लेखा रखने में, सी फर्म का कार्य सरल होता है, डी कोई उपयोग नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, साझेदारों के चालू खाते का उपयोग है, यानी कि जो पार्टनर्स हैं वो करेंट अकाउंट जो बनाते हैं, तो पार्टनर्स के जो करेंट अकाउंट बनते हैं उसमें पार्टनर्स के कौन कौन सी एंट्री की जाती है, पार्टनर्स के रिलेटेड कौन कौन सी एंट्री की जाती है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है पूंजी में परिवर्तन का लेखा करना। तो पूंजी में परिवर्तन का लेखा करना जो भी होगा वो कैपिटल अकाउंट में होगा। ठीक है, बी में दिया है पूंजी पर ब्याज वेतन आहरण का लेखा रखने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। देखिए करेंट अकाउंट में क्या होता है, पार्टनर्स के जितने भी प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जो भी आइटम होते हैं उसको करेंट अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, पूंजी पर ब्याज वेतन आहरण का लेखा रखने में। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि सोहन साझेदारी फर्म में प्रति माह अंतिम तिथि में आहरण करता है तो ब्याज की गणना की जाएगी। देखिए अंतिम तिथि की बात हो रही है। ठीक है, हर महीने के लास्ट में, यानी कि 31 तारीख या 30 तारीख, हर महीना का जो होता है 30 तारीख को हम लोग लास्ट डे कहते हैं। ठीक है, हर महीने के लास्ट डे को वो क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। तो ब्याज की गणना की जाएगी, तो कितने महीने पे की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, 5.5 माह का ब्याज निकलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है स्थिर पूंजी खाता विधि में, तो देखिए स्थिर पूंजी खाता विधि में क्या होता है। ऑप्शन में दिए हुए हैं कि पूंजी खाते का शेष सदैव स्थिर रहता है, तो स्थिर तो रहता है। ठीक है, और देख लेते हैं ऑप्शन बी में दिया हुआ पूंजी खाते का शेष बदलता रहता है। तो पूंजी खाते का शेष जो है वो कब बदलता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले में बदलता है। ठीक है, फिक्स्ड वाले में नहीं बदलता है। सी में दिया हुआ साझेदारी द्वारा अतिरिक्त पूंजी के अलावा स्थिर रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, साझेदारी द्वारा अतिरिक्त पूंजी के अलावा स्थिर रहता है, यानी कि कोई साझेदार है वो अतिरिक्त पूंजी लगा रहा है, एडिशनल कैपिटल वो लगा रहा है, उसके अलावा जो बैलेंस होता है वो स्थिर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा।